जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आपके लिए बाबा साहेब के भाषण पर एक और वीडियो जो महाड़ सत्याग्रह पर है लेकर आया हूं। ये महाड़ सत्याग्रह के दूसरे दिन के प्रोग्राम पर आधारित है। मैं और साथ मैडम नीरजा भारती आपसे साझा करने वाले हैं। जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं मैडम नीरजा भारती और चुंबर साहब के साथ हाजिर है आपके लिए बाबा साहेब के भाषण पर एक और वीडियो जो महाड़ सत्याग्रह पर है और यह महाड़ सत्याग्रह के दूसरे दिन की घटनाओं का वर्णन करता है, जिसकी शुरुआत मुंबई से आए लोगों को भोजन संबंधी कठिनाइयों का सामना करने से हुई, जिसे डॉ. अंबेडकर द्वारा चने खाकर उदाहरण स्थापित करने के बाद हल किया गया। 26 दिसंबर 1927 को सम्मेलन की कार्यवाही शुरू हुई, जिसमें डॉ. अंबेडकर ने सत्याग्रह के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने कलेक्टर के साथ हुई अपनी बातचीत का उल्लेख किया, जिसमें कलेक्टर ने स्थगन आदेश का हवाला दिया था, लेकिन डॉ. अंबेडकर ने सभा को बताया कि वे सत्याग्रह करने के लिए दृढ़ हैं। उन्होंने प्रतिभागियों से अहिंसा, सरकारी आदेशों का पालन करने और कारावास के लिए तैयार रहने जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन करने का आग्रह किया। प्रस्ताव पर बहस हुई, जिसमें सत्याग्रह के पक्ष और विपक्ष में वक्ताओं ने अपनी राय रखी। हालांकि विपक्षी वक्ताओं को बोलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। डॉ. अंबेडकर ने स्पष्ट किया कि वे केवल उन लोगों को चाहते हैं जो स्वेच्छा से आत्मबलिदान के लिए तैयार हों। मुंबई से केशवराव जेधे और दिनकरराव जवलकर के आने से कार्यवाही बाधित हुई, जिन्होंने गैर ब्राह्मणों के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी राय व्यक्त की। जवलकर ने अस्पृश्यता के लिए मराठा और ब्राह्मणों की आलोचना की और डॉ. अंबेडकर के नेतृत्व का समर्थन किया, जबकि जेधे ने भी सत्याग्रह और भेदभाव के विरोध का समर्थन किया। कुल मिलाकर यह पाठ महाड़ सत्याग्रह के आयोजन, उसमें उत्पन्न चुनौतियों और इस महत्वपूर्ण सामाजिक आंदोलन के पीछे के सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। साथियों, आओ सुने बाबा साहेब के भाषण पर चर्चा। नमस्कार। आज हम महाड़ सत्याग्रह के एक बहुत ही अहम दिन पर बात करने वाले हैं। वो दिन जब आगे की दिशा तय होनी थी, 26 दिसंबर 1927। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो महाड़ सत्याग्रह परिषद कार्यक्रम 1927 के ही हिस्सों से है, और हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से ये समझें कि भाई उस दिन क्या बड़े फैसले हुए, कैसी गंभीर बहसें चलीं, और डॉक्टर अंबेडकर ने कैसे अपने लोगों को गाइड किया, खासकर एक बहुत ही आप कह सकते हैं नाजुक मोड़ पर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहला दिन मतलब 25 दिसंबर की शाम वो मनुस्मृति दहन हुआ था। हाँ। तो माहौल तो वैसे काफी गर्माया हुआ था, और रात में खाने को लेकर भी एक अजीब सी मुश्किल खड़ी हो गई थी। हाँ, वो किस्सा भी है जिसने मतलब जमीनी हकीकत सामने ला दी थी। और फिर दूसरे दिन का तो मेन एजेंडा यही था कि क्या चौदार तालाब पर सत्याग्रह करना है, और वो भी तब जब कलेक्टर ने एक तरह से कानूनी अड़चन का इशारा दे दिया था। हाँ, वो खाने वाली बात भी है तो छोटी, पर बहुत कुछ कहती है। जी। स्रोत बताते हैं कि हजारों लोग मतलब 2-2 दिन पहले से आ गए थे, अपनी रोटियां वगैरह खत्म हो गई थी जी। और मुंबई से जो बर्तन आने थे खाना पकाने के, वो भी टाइम पे नहीं पहुंचे। अच्छा। तो सामान होते हुए भी खाना बन नहीं पाया। फिर समिति ने भुने चने का इंतजाम कर रखा था, शायद उन्हें अंदाजा था ऐसी किसी बात का। रात में जब सबको चने बांटे गए तो कई लोग हिचकिचा रहे थे। कहते हैं जब तक डॉक्टर अंबेडकर ने खुद अपने हिस्से के चने खाने शुरू नहीं किए, अच्छा, तब तक लोगों ने भी नहीं खाए। जी, सिर्फ पेट भरने की बात नहीं थी, शायद ये एक तरह का लीडरशिप का मौन प्रदर्शन था कि मुश्किल में सबके साथ हैं। सही कहा, ये छोटी बात नहीं है। खैर, तो इस बैकग्राउंड के साथ दूसरे दिन की सुबह पर आते हैं। हाँ। तो 26 दिसंबर सुबह 9 बजे परिषद की कार्यवाही फिर शुरू हुई। एजेंडा बिल्कुल साफ था, सत्याग्रह पर फाइनल डिसीजन लेना है। इसके लिए एक विषय नियामक कमेटी बनी, मतलब एक समिति जो ये तय करे कि किन मुद्दों पर कैसे किस ऑर्डर में बात होगी, ताकि कार्रवाई ठीक से चले। और डॉक्टर अंबेडकर ने वॉलंटियर्स को सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी अनजान आदमी सभा में न घुसने पाए। माहौल गंभीर था और अनुशासन पर जोर था। और फिर आया सबसे महत्वपूर्ण पल, कार्यवाही का। जी, डॉक्टर अंबेडकर ने खुद
हाँ। खुद सत्याग्रह करने का प्रस्ताव सभा के सामने रखा। अच्छा, उन्होंने खुद? हाँ, ये जरूरी बात है कि पहल खुद लीडर ने की और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ उन्होंने लोगों को बताया कि एक दिन पहले शाम को कलेक्टर ने उन्हें बुलाकर क्या बात की थी। तो कलेक्टर ने क्या कहा था? कोई कानूनी पेच फंसा दिया था क्या? क्या वो सीधे सीधे विरोध कर रहे थे? देखिए, स्रोत के हिसाब से कलेक्टर का रवैया थोड़ा मिला जुला था। उन्होंने कहा कि वो पर्सनली सत्याग्रह के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है। अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि महाड़ के जो सवर्ण हिंदू थे, उन्होंने दीवानी अदालत से चवदार तालाब के इस्तेमाल के खिलाफ अस्पृश्य समाज के विरुद्ध एक तात्कालिक स्थगनादेश ले लिया था। ओ, टेम्पररी इंजंक्शन। हाँ बिल्कुल, टेम्पररी इंजंक्शन। तो कलेक्टर ने डॉक्टर अंबेडकर से रिक्वेस्ट की कि भाई कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना ना हो, इसलिए फिलहाल सत्याग्रह रोक दें। ये सीधी सीधी कानूनी चुनौती थी। ये तो बड़ी दुविधा वाली स्थिति हो गई अंबेडकर के लिए कि कानून का सम्मान करें या फिर जिस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं उसके लिए आगे बढ़ें। उन्होंने कैसे फेस किया इसको? उनका जवाब बिल्कुल साफ और मजबूत था। उन्होंने कलेक्टर से सीधे कहा कि वो सत्याग्रह करने का निश्चय करके ही महाड़ आए हैं और अपने निश्चय से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि वो लोगों को सत्याग्रह करने की ही सलाह देंगे, पर अपना फैसला उन पर थोपेंगे नहीं। अच्छा, ये भी कहा। हाँ, ये लीडरशिप का एक अहम पहलू है, गाइड करना, पर आखिरी फैसले का हक लोगों को देना। उन्होंने कलेक्टर को यह भरोसा जरूर दिया कि अगर सभा का बहुमत सत्याग्रह के पक्ष में फैसला करता है तो वो कलेक्टर को सभा के सामने अपनी बात रखने का मौका देंगे। मतलब गेंद वापस लोगों के पाले में डाल दी, लेकिन सिचुएशन की गंभीरता को छुपाया नहीं। उन्होंने लोगों को साफ साफ चेतावनी भी दी थी, है ना? हाँ, और ये बहुत जरूरी था। उन्होंने सिर्फ जोश नहीं मारा, बल्कि आने वाली मुश्किलों के लिए मेंटली तैयार भी किया। उन्होंने कहा कि भाई स्थायी फायदे के लिए तकलीफें तो उठानी ही पड़ती हैं, जैसे बिना कठोर तपस्या के देवताओं से वरदान नहीं मिलता। उदाहरण भी दिया। हाँ, पुराणों का उदाहरण दिया कि दुख झेलने के बाद ही सुख आता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर सरकारी मनहित का आदेश तोड़ने पर जेल भी जाना पड़े तो उससे घबराना नहीं है। और यहाँ उन्होंने एक बुनियादी सवाल भी उठाया था, है ना, उस स्थगनादेश की लीगैलिटी या मोरालिटी को लेकर। बिल्कुल। उन्होंने पूछा कि जिस बेस पर स्थगनादेश मिला है, यानी ये कि अस्पृश्य उस तालाब का इस्तेमाल नहीं करते आए हैं, क्या वो आधार खुद न्यायपूर्ण है? सही बात है। अगर हम अन्यायपूर्ण रिवाज पर टिके अदालती आदेश का सम्मान करते रहे तो हम उसी अन्याय को मजबूत करेंगे जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। ये कानून के पालन और नैतिक जिम्मेदारी के बीच का एक गहरा द्वंद्व था। उन्होंने सत्याग्रह को सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि एक कठोर तपस्या कहा। और इस तपस्या के लिए उन्होंने कुछ कड़ी शर्तें भी रखी। ऐसा नहीं था कि वो कोई आसान रास्ता बता रहे थे। बिल्कुल नहीं। उन्होंने 4 मुख्य शर्तें गिनाई जो सत्याग्रह के कैरेक्टर को डिफाइन करती थी। क्या थी वो शर्तें? पहली, लाठियां लेकर नहीं चलना, मतलब हिंसा का पूरी तरह से त्याग। ये गांधीवादी सिद्धांतों जैसा था। ठीक। दूसरी, सरकार की हर सही आज्ञा का पालन करना, मतलब अराजकता नहीं फैलानी बल्कि कानून के दायरे में रहकर अन्यायपूर्ण आदेश का सविनय विरोध करना। तीसरी, जेल जाने के लिए तैयार रहना, यानी जो भी नतीजे हों उन्हें भुगतने का साहस रखना। ओके। और चौथी, सबसे अहम शायद, सरकार से माफी बिल्कुल नहीं मांगना, यानी अपने स्टैंड की नैतिकता पर पूरा भरोसा रखना और किसी भी दबाव में नहीं झुकना। उन्होंने ये भी साफ किया कि सिर्फ उनके कहने पर कोई सत्याग्रह में न कूद पड़े। शामिल वही हों जिन्हें खुद ये यकीन हो कि उनका रास्ता न्याय का है और वो हर मुश्किल का सामना करने को तैयार हैं। ये सिर्फ भीड़ जुटाने की कॉल नहीं थी, ये पर्सनल कमिटमेंट और सोचे समझे फैसले की मांग थी। तो जब प्रस्ताव रखा गया, चेतावनियां दी गईं, शर्तें बताई गईं, फिर क्या हुआ? जाहिर इतने बड़े और जोखिम भरे कदम पर बहस तो हुई ही होगी। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पूरा सम्मान किया। उन्होंने कहा कि अब इस प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के विचार शांति से सुने जाएं और फिर सभा अपना निर्णय ले। स्रोत बताते हैं कि कई लोगों ने प्रस्ताव के पक्ष में बड़े जोशीले भाषण दिए। पद्मनाथ शिवनाग हाटे, पांडुरंग नथुजी राजभोज, भिकाजी वामनराव पेंचनेर जैसे नाम आते हैं। अच्छा। वहीं कुछ लोगों ने विपक्ष में भी अपनी बात रखी, जैसे शिवराम गोमाजी हाटे, कृष्णा येसु तांबे और मशहूर कीर्तनकार गाडगे बुआ साहब भी थे। गाडगे बुआ भी? अच्छा। तो उस वक्त माहौल कैसा था? क्या लोग विपक्ष की राय सुनने को तैयार थे, खासकर जब लीडर खुद प्रस्ताव के पक्ष में थे? माहौल काफी टेंस्ड और इमोशनल था। स्रोत बताते हैं कि जब पक्ष में बोलने वाले बोलते थे तो लोग शांत होकर सुनते थे
लेकिन जैसे ही कोई विपक्ष में बोलने खड़ा होता, सभा में शोर मच जाता, लोग उन्हें चुप कराने की कोशिश करते। अरे स्थिति इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर अंबेडकर को खुद मंच से इंटरवीन करना पड़ा। उन्होंने सख्ती से कहा कि भाई विपक्ष की राय भी पूरी सुनी जानी चाहिए, चाहे वो हमें पसंद आए या ना आए। ये उनकी निष्पक्षता दिखाता है कि हर आवाज को जगह मिले, भले ही वो उनकी अपनी राय के खिलाफ क्यों ना हो। और इसी बहस के बीच एक बहुत ही अनोखी और शायद अनपेक्षित घटना भी हुई थी, है ना? हाँ, एक मराठा सज्जन के समर्थन वाली बात। हाँ, वो वाकई एक असाधारण पल था। कोली गांव के एक बुजुर्ग मराठा थे, नाम बताया गया है राजमान्य विसोबा महादेव वाडवल। वो अकेले ही सभा में खड़े हुए और सत्याग्रह का समर्थन किया। अकेले, मराठा होकर? हाँ, उन्होंने कहा कि वो खुद मराठा हैं, लेकिन उनके गांव के महार भाई रूठ कर चले गए हैं, जिससे गांव सूना हो गया है। उन्होंने कहा कि महार भाइयों का पानी का ये हट मतलब अधिकार पूरा होना ही चाहिए, और इसीलिए वो खुद सत्याग्रह करने आए हैं। ये तो बहुत बड़ी बात थी उस समय के हिसाब से। बहुत बड़ी बात। उस समय के जातिगत तनाव और सवर्णों के बड़े विरोध के माहौल में एक मराठा व्यक्ति का इस तरह खुलकर अस्पृश्य समाज के अधिकार के लिए खड़ा होना कमाल था। ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति के समर्थन से कहीं ज्यादा है। ये दिखाती है कि कैसे पर्सनल, क्या कहते हैं, विवेक और मानवीय सहानुभूति कभी कभी बनी बनाई सामाजिक दरारों को पाट सकती हैं, जो उस दौर के लिए दुर्लभ लेकिन बहुत शक्तिशाली बात थी। इन सभी भाषणों और इस मार्मिक समर्थन के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने क्या रुख अपनाया? क्या उन्होंने माहौल देखकर तुरंत कोई फैसला ले लिया? नहीं, उन्होंने फिर से सभा को एड्रेस किया। उन्होंने माना कि सभा का झुकाव साफ तौर पर सत्याग्रह के पक्ष में दिख रहा है, और इससे उन्हें खुशी भी है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत जरूरी वार्निंग दी। उन्होंने कहा, मुझे अंधों की सेना नहीं चाहिए। अंधों की सेना नहीं चाहिए? हाँ, मैं ऐसे लोग नहीं चाहता जो सिर्फ मेरे या किसी और के कहने पर जोश में आकर जेल जाने को तैयार हो जाएं। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो सोच समझकर पूरी चेतना के साथ ये फैसला लें कि मैं जेल जाऊंगा, लेकिन अपनी अस्पृश्यता की बेड़ियों से पीछा छुड़ाऊंगा। वाह! ये आत्मप्रेरणा और मकसद की गहरी समझ पर आधारित कमिटमेंट की मांग थी। उन्होंने साफ किया कि आखिरी फैसला तालियों की गूंज से नहीं होगा, बल्कि गिनती करके होगा कि कितने लोग वाकई इस आत्मयज्ञ के लिए अपना नाम लिखवाने को तैयार हैं। गिनती करके? अच्छा। हाँ, अगर पर्याप्त बहुमत स्वेच्छा से आगे आता है, तभी वो कलेक्टर को बुलाएंगे और सत्याग्रह की घोषणा करेंगे। ये पक्का करने का तरीका था कि जो भी कदम उठाया जाए वो पूरी तरह से कलेक्टिव इच्छा और तैयारी पर आधारित हो। और जैसे ही ये अंदरूनी बहस और आत्ममंथन अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच रहा था, तभी बाहर से एक नया एलिमेंट जुड़ा, जिसने माहौल को और गर्मा दिया और शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी कर दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक जब डॉक्टर अंबेडकर सभा को भोजन के लिए स्थगित करने ही वाले थे, तभी खबर आई कि मुंबई से गैर ब्राह्मण पक्ष के दो बड़े नेता श्री केशवराव जेधे और श्री दिनकर राव जवलकर एक स्पेशल मोटर गाड़ी से वहां पहुंच गए हैं। ओह, उसी समय? हाँ, उनका तुरंत स्वागत किया गया, उन्हें मंच पर बुलाया गया और सभा को संबोधित करने का मौका दिया गया। श्री जवलकर के बारे में मैंने सुना है कि उनका भाषण बहुत ही जोशीला और इमोशनल था। बहुत ज्यादा। श्रोत उनके भाषण का जो ब्यौरा देते हैं वो भावनाओं और गुस्से से भरा लगता है। उन्होंने कहा कि वो खुद मराठा हैं, लेकिन उन्हें इस बात पर शर्म आती है कि मराठों और ब्राह्मणों ने अस्पृश्य समाज पर इतने जुल्म किए हैं। उन्होंने एक बड़ा रेडिकल सुझाव दिया कि अस्पृश्यों को अपने सफाई के काम से जुड़े औजार फेंक देने चाहिए। क्या बात है! उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व की जोरदार तारीफ की और कहा कि जेल जाने से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों की जेल में कम से कम जाति के आधार पर भेदभाव तो नहीं होता, जो बाहर समाज में फैले इस नर्क से तो बेहतर ही है। उन्होंने सत्यशोधक समाज की पूरी सहानुभूति का भरोसा दिया और इमोशनल होकर यहां तक कह दिया कि भगवान अगले जन्म में मराठों को अस्पृश्य बनाए, ताकि उन्हें इस दर्द का एहसास हो। उन्होंने सीधे सीधे कानून तोड़ने और अपने अधिकार स्थापित करने का आह्वान किया। इसे धर्म युद्ध बताया। ये तो बहुत ही जबरदस्त पर्सनल सपोर्ट था, लेकिन इसमें एक पेंच भी था शायद। उनका व्यक्तिगत जोश और उनके संगठन का ऑफिशियल संदेश, इसमें कुछ विरोधाभास था। हाँ, बिल्कुल। और ये उस समय की पॉलिटिकल रियलिटीज का एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण है। अपने इस बेहद जोशीले और पर्सनल भाषण के बाद श्री जवलकर ने साफ किया कि वो गैर ब्राह्मण संगठन का ऑफिशियल संदेश भी लेकर आए हैं। अच्छा, और वो संदेश उनके पर्सनल विचारों से बिल्कुल अलग था। संगठन का संदेश था कि अदालत का फैसला आने तक सत्याग्रह को टाल दिया जाए। अरे, बिल्कुल उल्टा। हाँ, उनका तर्क था कि
इस समय सरकार का सीधे तौर पर विरोध करना अस्पृश्य वर्ग के ओवरऑल हितों के लिए ठीक नहीं होगा। तो देखिए, एक ही व्यक्ति की तरफ से पर्सनली उकसावा और समर्थन और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर सावधानी बरतने और पीछे हटने की सलाह, ये सामाजिक आंदोलनों में बाहरी सहयोगियों की भूमिका की जटिलताओं को दिखाता है। ये तो सचमुच में कंफ्यूजन बढ़ाने वाली बात हो गई होगी वहां लोगों के लिए। खैर, दूसरे नेता श्री केशवराव जेधे ने क्या कहा? क्या उनका रुख भी ऐसा ही मिला जुला था? श्री केशवराव जेधे का भाषण भी काफी जोशीला था, लेकिन उसमें यह विरोधाभास नहीं था। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जिन लोगों ने अस्पृश्य समाज को इतने सालों तक सताया है, अब उनका निपटारा करने का वक्त आ गया है। ओके। उन्होंने इस लड़ाई को इंसानियत की लड़ाई बताया। उन्होंने कहा कि ये कितनी शर्मनाक बात है कि जिन तालाबों पर कुत्ते, गधे जैसे जानवर पानी पी सकते हैं, वहां इंसानों को पानी पीने से रोका जाता है। बिल्कुल। उन्होंने उस समय के कुछ मुखर प्रकाशनों जैसे भाला अखबार और संग्राम समाचार पत्र का समर्थन किया, मनुस्मृति दहन को बिल्कुल सही ठहराया और सत्याग्रह करके जेल जाने का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने भी लोगों से कहा कि विरोध करने वालों की परवाह किए बिना आगे बढ़ें। तो इन दो बाहरी नेताओं के भाषणों के बाद, जिनमें जोश भी था और एक तरह का विरोधाभास भी, दोपहर करीब 1:30 बजे सभा को भोजन अवकाश के लिए स्थगित कर दिया गया। तो दूसरे दिन का अंत एक तरह की गहमा-गहमी, तनाव और एक अनसुलझे सवाल के साथ हुआ। सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा जा चुका था, उस पर तीखी बहस हुई थी, डॉक्टर अंबेडकर ने कड़ी शर्तें और चेतावनियां दी थी, और बाहरी समर्थन मिला तो जरूर, लेकिन वो भी पूरी तरह एकमत नहीं था। बिल्कुल। दिन की शुरुआत भली खाने की कमी जैसे प्रैक्टिकल मुद्दे और लीडरशिप के एक साइलेंट उदाहरण से हुई हो, लेकिन जल्दी ही बहस का सेंटर कानूनी चुनौती यानी वो स्थगनादेश और नैतिक जरूरत यानी सत्याग्रह के टकराव पर आ गया। डॉक्टर अंबेडकर ने लगातार सेल्फ रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, नतीजों के प्रति जागरूकता और पर्सनल विवेक पर जोर दिया। तो महाड़ सत्याग्रह के दूसरे दिन की इस पड़ताल से हमने देखा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कैसे सिर्फ सत्याग्रह का आह्वान ही नहीं किया, बल्कि उसके लिए एक नैतिक और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क भी तैयार किया। उन्होंने ये साफ कर दिया कि ये महज एक तात्कालिक विरोध नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान और बुनियादी मानवीय न्याय की एक गहरी लड़ाई है, जिसके लिए सिर्फ जोश नहीं बल्कि असाधारण मानसिक तैयारी और त्याग की जरूरत है। एकदम सही कहा आपने। और कलेक्टर के स्थगनादेश ने जो कानूनी और नैतिक दुविधा पैदा की कि भाई कानून का सम्मान करें या अन्यायपूर्ण परंपरा को चुनौती दें, वो उस दिन की कार्यवाही के बिल्कुल सेंटर में रही। हाँ। कि सामाजिक आंदोलनों में समर्थन अक्सर सीधा और सिंपल नहीं होता। जवलकर और जेधे के पर्सनल भाषणों में उत्साह तो बहुत था, लेकिन गैर ब्राह्मण संगठन की ऑफिशियल सलाह एकदम उलट थी। ये उन कॉम्प्लेक्सिटीज को दिखाता है जिनसे ऐसे आंदोलनों को जूझना पड़ता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो इस दिन की कहानी डॉक्टर अंबेडकर के दृढ़ और सचेत नेतृत्व, सत्याग्रह की कठोर नैतिक शर्तें, स्थगनादेश की कानूनी चुनौती, पक्ष विपक्ष की जीवंत बहस, एक मराठा सज्जन के अप्रत्याशित समर्थन और बाहरी सहयोगियों के विरोधाभासी संकेतों के इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाला पॉइंट ये उभरता है। जरा सोचिए, जब आपके अपने समर्थक समूहों में से भी कुछ जाने माने लोग सावधानी बरतने या रुकने की सलाह दे रहे हों, जब राज्य का प्रतिनिधि कानूनी बाधाओं और नतीजों का डर दिखा रहा हो, और जब जेल जाने का खतरा बिल्कुल वास्तविक हो, तब अपने लक्ष्य के प्रति कितनी अटूट निष्ठा, कितना गहरा विश्वास और कितना नैतिक बल चाहिए होता है कि आप फिर भी आगे बढ़ने का साहस जुटा पाएं। सही बात है। ये दिखाता है कि महाड़ सत्याग्रह सिर्फ तालाब के पानी तक पहुंचने का मुद्दा नहीं रह गया था। ये मानवीय गरिमा, समानता और आत्मसम्मान के कहीं ज्यादा गहरे और बुनियादी संघर्ष का सिंबल बन चुका था, जिसके लिए असाधारण नैतिक साहस की जरूरत थी। और यही सवाल उस दिन महाड़ में जमा हुए हजारों लोगों के सामने खड़ा था।